Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So today I am explaining the chapter 8. The name of chapter is Women, Caste and Reform. This is the revision class. I have already made you study in the class. So Yes, ma'am. have you ever thought of how children lived about 200 years ago? आपको पता है कि आपको कुछ इमेजिन कर सकते हो? कैन यू इमेजिन कि चिल्ड्रंस 200 इयर्स अगो कैसे रहते होंगे? 200 साल पहले कैसे रहते होंगे? आप इमेजिन कर सकते हो? कैन यू इमेजिन? Nowadays most girls from middle class families go to school. आजकल मिडिल क्लास फैमिली की ज़्यादातर गर्ल्स, पहले गर्ल्स एजुकेशन में इतना ज़्यादा था नहीं, गर्ल्स को बाहर नहीं दिया जाता था, उनको हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व रखते थे. ठीक है, तो आजकल जो गर्ल्स है मिडिल क्लास फैमिलीज की, वो स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज, और बॉयज के साथ पढ़ाई करती हैं. ठीक है, ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. और बहुत सारी गर्ल्स तो ऐसी हैं, मिडिल, देखो हायर क्लासेस में तो चलता है, लेकिन मिडिल क्लास में फैमिली में पहले स्टडी नहीं किया कराते थे और कहते थे कि हाउस होल्ड वर्क सीखो, शादी हो जाएगी, शादी के बाद फिर वही सारी चीजें. लेकिन अब आज 200 साल के बाद आज गर्ल्स स्कूल जाती हैं प्लस बॉयज के साथ स्टडी भी करती हैं. पहले बॉयज एंड गर्ल्स का भी चक्कर रहता था, और ग्रोइंग उनके साथ बड़ी भी होती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. और इवन जॉब्स में भी इन्वॉल्व हैं, जॉब्स भी एक्वायर करती हैं. ठीक है, they have to be adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste, any community, and widows can remarry too. अब एडल्ट्स के बाद मतलब जॉब एक्वायर कर लेती हैं तो लीगली वो मैरिड, मतलब पहले ये था कि चाइल्ड मैरिज था, सिस्टम था, वो नहीं था, अब वो लीगली मैरिड हो सकते हैं. और मैरिड भी ऐसे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी से भी शादी कर सकती है अगर वो एडल्ट है. तो कोई भी लड़की अगर एडल्ट है तो वो अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ. आपके घर का लॉ क्या है वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी किसी भी कास्ट कम्युनिटी में शादी कर सकती है. इवन जो विडो हैं, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, वो भी रीमैरी कर सकते हैं. लेकिन पहले जो था, पहले हमारे इंडिया में बात करूं तो बहुत सोशल इविल्स थी, बहुत मेल प्रैक्टिसेस थी, बहुत ऐसे सब चल रहा था कि एक बार विडो हो गई तो फिर दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकती, उसको बिल्कुल अलग घर दे दिया जाता था, उसके साथ बहुत गंदे तरीके से सूखी रोटी खाना, उसको खुद बनाना पड़ता था, वो मतलब अच्छे से फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी. तो सोचो कितनी मेल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी. आज आज हमारे कानून ने मतलब ये देर लॉ बनाया हुआ है कि विडोज भी जो क्या है रीमैरी कर सकते हैं. ऑल विमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. इवन आज यूरोप में भी ऐसा नहीं था, वोटिंग राइट्स विमेन्स को नहीं दिए जाते थे पहले. आज औरतें वोटिंग राइट्स के साथ साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल. हालांकि ये सारे राइट्स सबके द्वारा इंजॉय नहीं किए जाते, सब इसको इंजॉय नहीं कर रहे. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन एक्सेस ही नहीं कर पाते, वो एजुकेशन ले ही नहीं पाते, वो ले ही नहीं रहे, और इतने सारे राइट्स वो एक्वायर भी नहीं करते, एक्सेस ही नहीं करते. बहुत सारी फैमिलीज में विमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. आज भी औरतें अपने पति खुद नहीं चुन सकती, अपने हस्बैंड को खुद नहीं चुन सकती. उन्हें अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही, जिससे उन्होंने तय कर दी, उससे शादी करनी पड़ती है. लेकिन अगर हम लॉ की बात देखें तो लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी से भी शादी कर सकते हो, है ना. एडल्ट होना जरूरी है, किसी से भी कर सकते हो. अब मैं ये नहीं कह रही कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके, अब जो भी सिस्टम है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कानून बता रही हूँ, कानून ये है. ठीक है, ये अधिकार है लड़कियों के.
So 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. 200 साल पहले जो सिचुएशन थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत डिफरेंट थी. अर्ली एज में चाइल्ड मैरिज मतलब जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, अर्ली एज में शादी कर दिया करते थे. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. और जो मेल्स होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम जो भी थे, वो एक से अधिक शादी कर सकते थे. पॉलीगैमी जिसे कहते हैं कि हैविंग टू और मोर देन वाइफ, वन वाइफ. तो एक से अधिक शादी भी कर सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. सती प्रथा, सती प्रथा मैंने समझाया था क्लास में. बहुत सारे हमारे मतलब ऐसी जगह है कंट्री में जहाँ पे विडोज जो अपने डेड हस्बैंड के साथ, पायर मतलब होता है अर्थी में, फ्यूनरल पायर मतलब अर्थी होती है ना, आग जलाते हैं, उसमें जिंदा बैठ के जल जाती है. तो इसको प्रेज करते थे, मतलब बहुत, अरे अपने पति के साथ ही चलो खत्म हो गई. तो ऐसे जगह बहुत तारीफ होती है जहाँ पे वो अपनी डेथ को चुनती हैं अपने पति के साथ, और फ्यूनरल पायर में खुद को बर्न कर लेती हैं, खुद को जला लेती हैं, अपने हस्बैंड के साथ ही अपना जीवन भी खत्म कर देती हैं. क्या ये सही है? क्या दैट इज द सती सिस्टम? क्या ये सही था? नो मैम. नो मैम. अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसे भी मर जाना चाहिए? नहीं ना. नो तो मैम. ये ऐसी प्रैक्टिसेस थी. विमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो औरत इस तरीके से मरती थी, वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती. या तो मन से, या फिर लोग उनको इतना प्रोवोक कर देते थे कि अरे पति मर गया, अब तू क्या करेगी, चल बैठ जा, सती हो जाएगी, ये बन जाएगी, देवी बन जाएगी, महान आत्मा बन जाएगी. तो या तो वो खुद विलिंगली चुनती थी, या और जो विलिंगली चुनती थी दैट इज कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस विमेन. मतलब बहुत सर्व संपन्न लेडी, बहुत वर्चुअस मानते थे कि अगर पति के साथ जल गई, जिंदा जल गई, उसका जीवन अपना जीवन है. क्यों जले पति के साथ? उसने मारा थोड़ी ना है, अपने आप से मरा है. तो उसके साथ वो, अगर वो मरा है तो खुद भी मर जाए, गलत था. तो जो भी था सिस्टम, दैट इज द सती सिस्टम. The women's right to property were also restricted. पहले ये होता था कि women's को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, तो कोई अधिकार नहीं मिला होता था. कि जैसे पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है वो किस में डिवीजन हो जाती थी? बेटों में. सिर्फ डिवाइड हो जाती थी बेटों में. ससुराल आती थी, ससुराल में भी उसका कुछ नहीं. तो ये पहले रिस्ट्रिक्टेड थे. Besides, most women had virtually no access to education. बहुत सारी औरतों को तो एजुकेशन एक्सेस ही नहीं कर पाती थी, वो एक्वायर ही नहीं कर पाती थी, एजुकेशन ही नहीं ले पाती थी. तो in many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. बहुत पार्ट ऑफ द कंट्री में ये माना जाता है कि यदि वुमेन एजुकेट होती है तो वो विधवा हो जाएगी. यस, इस तरह से डरा देते थे. So differences between men and women were not the only ones in society. In most regions, people were divided along lines of caste. जो differences थे, जो discrimination था मैन एंड women के बीच में, वो केवल एक सोसाइटी में नहीं था, बहुत सारी सोसाइटी में था. Vanshika, you must join the class on time. You came, generally you came late and you come late. Okay. तो एक सोसाइटी में नहीं है डिफरेंसेस मैन एंड विमेन के बीच में. मोस्ट रीजन्स में पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट. बहुत लोग कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, कुछ ये मैन एंड विमेन के बेसिस पे हैं. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट. अपर कास्ट में जो कंसिडर किए जाते थे वो थे ब्राह्मण्स और क्षत्रियस. अदर्स सच एज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स वर प्लेस्ड आफ्टर देम. सेकेंड जो पोजीशन आती थी वो मनी लेंडर्स की आती थी, जैसे वैश्यास कह सकते हैं, दुकानदार, बनिए जिसे अपन कह सकते हैं, बनिए. सेकेंड पोजीशन पे आते थे आफ्टर ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. Then came peasants and artisan. थर्ड नंबर पे आते थे peasants, artisan, weavers हो गए, potters हो गए, जिन्हें हम शूद्रास हम कह सकते हैं, शूद्रास की उससे.
At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean, to work at job that upper caste considered polluting, that is it could lead a loss of caste status. फोर्थ नंबर पे हमें पता है कि कौन आते हैं. फोर्थ नंबर पे आते थे जो मतलब सिटीज और विलेज को क्लीन करने का काम करते थे, अपर कास्ट की सेवा करते थे. तो कास्ट स्टेटस उनका थोड़ा सा लो था, बहुत कम था, नीचे था. जो अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल. जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जो अपर कास्ट पीपल थे, वो ऐसे लोगों को अनटचेबल मानते थे, है ना, अनटचेबल है. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स. ये अलाउड नहीं थे टेम्पल्स में एंटर करना इनका. ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. कुएं से पानी खींचना इनको अलाउड नहीं था, है ना. अपर कास्ट अगर मान लो कहीं अपर कास्ट अगर पानी ड्रॉ कर रहा है तो वहां पे अनटचेबल्स जिनको माना जाता था वो पानी नहीं खींच सकते थे, पानी नहीं ले सकते थे. पानी मतलब अलाउड ही नहीं था कि कहीं वो आए. या जिस भी पॉन्ड पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे वहां पे एक घाट बना होता था, वो घाट पे अलाउड ही नहीं था कि उस घाट में वो बेचारे जाके एंटर भी करें, नहाना तो दूर. तो दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स. ये लोग कैसे समझे जाते थे, जो ये हरिजन्स जिसे आप कह सकते हैं, जो विलेज क्लीन करते थे, सिटीज क्लीन करते थे, इनको इंफीरियर ह्यूमन बींग्स के नाम से, अनटचेबल के नाम से जाना जाता था. Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, 19 और अवेयरनेस आती गई, और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस तो ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी. सोशल रिफॉर्म आया. तो 19 और 20th सेंचुरी में जो बहुत सारे नॉर्म्स थे, परसेप्शंस थे, वो धीरे धीरे स्लोली चेंज हो गए. Let us see how this happened. अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे हुआ, ऐसा चेंज क्यों हुआ. तो वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, कि चेंज किस तरीके से आया. तो फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussion about social custom and practices taking on a new character. अर्ली 19th सेंचुरी में हमने बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, सोशल कस्टम्स को लेके, सोशल प्रैक्टिसेस को लेके, एक न्यू कैरेक्टर के रूप में. वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये था कि जो न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुई, उससे डिबेट डिस्कशन और ज्यादा बढ़ा. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, leaflets and pamphlets were printed. पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब बहुत खुल के आने लगा. जो भी चीजें डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी चीजें थी, अब वो बहुत खुल के आने लगा. These were far cheaper and far more accessible than the manuscript that you have read about in class 7. ये जो था बहुत चीपर था, मतलब बहुत चीपर और मोर एक्सेसिबल थे. मनुस्क्रिप्ट क्या थी, क्लास 7 में आपने पढ़ा था, हैंड रिटन अकाउंट था. जो हैंड रिटन, क्योंकि प्रिंटिंग का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था, हैंड रिटन था. अब कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, हाँ, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था. तो क्या था, पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं. हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में अगर कोई कॉपी डाउन करता है चीजों को, तो एज इट इज नहीं आती, वो अपनी तरीके से, जैसे कहीं भी मिस प्रिंट हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो चेंज हुई. अब प्रिंटिंग मशीन, जब पैम्पलेट, बुक, न्यूज़पेपर होने लगा, प्रिंटिंग मशीन के डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो अब लोग इसको चीज को समझने लग गए. देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस. ऑर्डिनरी लोग भी इस चीज को पढ़ने लगे, समझने लगे. एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज. और बहुत सारे तो ऐसे, जब ये आविष्कार हुआ, ये इन्वेंशन हुआ, तो अपने एक्सप्रेशंस को मतलब रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, अपने अकाउंट्स बना पाए, बहुत कुछ लिख पाए. ये तभी हुआ, ठीक है. ऑर्डिनरी पीपल भी जब ये सब चीजें, आइडियाज अपनी लैंग्वेज में, मतलब. ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मेन. अब बहुत सारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, रिलीजियसली हो, ये सारे बहुत डिबेट और डिस्कशन होते रहे बाय मैन.
in the new cities, नए नए शहरों में. The discussions could reach out a wider public and could become linked to movement for social change. अब ये जो डिस्कशन इतने हो सके थे, इतने वाइडर पब्लिक सपोर्ट इतना मिला था, तो इससे क्या हुआ, एक सोशल चेंज आया और बहुत मूवमेंट्स होने लगे, एजिटेशन होने लगे, आंदोलन होने लगे, लोग अपने लिए अवेयर होने लगे, है ना. जैसे जैसे ये रिटन फॉर्म में आया या लोग एक्सप्रेस करने लगे. तो दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर. अब ये डिबेट्स सबसे पहले इनिशिएट किसने की थी? इंडियन रिफॉर्मर्स, Indian रिफॉर्म ग्रुप reformers. ने, है ना. जितने भी रिफॉर्मेशन आए, जितने भी रिफॉर्म्स आए हुए हैं, वो रिफॉर्मर्स की तो देन है. वो ही नए आइडियाज लेके उन्होंने कहना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, उन्होंने डिबेट शुरू की. तभी तो लोगों में अवेयरनेस आई. लोग तो ये सोच के बैठे थे कि जैसे हम वैसे ही है. तो ये डिबेट्स इनिशिएट हुई थी इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा, रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा. वन सच रिफॉर्मर वाज, एक जो रिफॉर्मर थे वो थे राजा राममोहन रॉय. 1772 से लेके 1833 तक रहा इनका जो भी था. ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्म समाज. ब्रह्म सभा भी बोल सकते हो, ब्रह्म समाज भी बोल सकते हो, है ना. ब्रह्म समाज बाद में नाम से जाना गया ब्रह्म सभा. तो ये एक क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो. ये पूछ सकते हैं कि राजा राममोहन रॉय किस चीज से एसोसिएटेड थे, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या कौन फाउंडर थे. तो ये आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है. पीपल सच एज राममोहन राय डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी. तो राममोहन रॉय ने ये रिफॉर्म्स कैसे डिस्क्राइब किए? उन्होंने जब महसूस किया कि सोसाइटी में सच में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, इविल प्रैक्टिसेस को खत्म कर देना चाहिए. तब उन्होंने ये सब चीजें, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में अब तो बहुत नेसेसिटी हो गया है एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ. जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हटाने की जरूरत है, उनको खत्म करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. उन्होंने सोचा कि जो बेस्ट वे है इंश्योर करने का कि जो चेंजेस हैं जो लोग परस्यू कर रहे हैं उसमें अब चेंजेस की जरूरत है, नई लाइफ के नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है. ये सोशल जो इविल प्रैक्टिसेस है उनको छोड़ने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, लोगों में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन की जरूरत है, रिफॉर्मेशन की जरूरत है. ये इन्होंने सोचा. तो राममोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री. तो राममोहन रॉय ने क्या किया था, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया था हमारी कंट्री में एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर विमेन. और उन्होंने विमेन की इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स अपने किए थे. ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, confined to the home and the kitchen and not allowed to move out and become educated. उन्होंने लिखा कि औरतों को जबरदस्ती बेयर ऑफ बर्डन डोमेस्टिक वर्क के लिए ही मतलब सही माना एक मेजरमेंट है कि डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क में ही वो इन्वॉल्व रहेंगे. फोर्सफुली उनको बियर बर्डन, ये जो बर्डन दिया जाता है, और वो कन्फाइंड रहती है, वो सीमित रहती है घर तक ही, किचन तक ही. इवन उनको अलाउ नहीं होता है कि वो मूव आउट कर जाए घर से, अपनी चीजों के लिए, अपने चेंज के लिए वो मूव आउट भी नहीं कर सकती, और मूव आउट करने के बाद वो एजुकेटेड भी नहीं हो सकती. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी. हर्ष, क्लास ओवर होने वाली है, आप आए हो. सो दिस टॉपिक चेंजिंग द लिव्स ऑफ विडोज will continue tomorrow. If there are any queries regarding this chapter, this topic, you can ask right now. If you have any queries? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we'll continue this chapter tomorrow. Just underline the lines positively. Will be asked in the exam. Can be asked and will be asked.
Till then, take care.